फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के 18 चैप्टर त्रिशोथी अध्याय के सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि शोथ क्या है, शोथ के टाइप्स क्या हैं एंड इस चैप्टर का क्रोनोलॉजी, साथ साथ सेकेंड सब हेडिंग जो है निज एंड आगंतुक शोथ वो भी जान चुके हैं। आज के इस सेशन में जो हम लोग मेनली थर्ड एंड फोर्थ सब हेडिंग को कवर करेंगे, जिसमें जो 19 टाइप्स के एक देशीय शोथ के बारे में बताया गया है, जो लोकल स्वेलिंग होती है उसके बारे में, साथ साथ जो है साध्य एंड असाध्यता जो विकार के होते हैं वो पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ जो दोष होते हैं वात पित्त एंड कफ, इनके प्राकृत अवस्था का क्या लक्षण है और यदि विकृत हो गया तो उसका क्या लक्षण है। विकृत में दो तरह से हो सकता है, या तो क्षीण हो गया या फिर वृद्धि हो गया, उसको जानेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लास्ट में जो है इनसे रिलेटेड MCQ को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला हेडिंग एक देशीय शोथ से। ठीक है, नाम से ही क्लियर है एक देशीय शोथ का कि जो इसमें शोथ होगा बॉडी के किसी एक पार्ट में होगा। ठीक है, पूरे के पूरे बॉडी में या फिर मोर देन वन बॉडी पार्ट में नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम एक देशीय शोथ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उपजीविका से ही समझे तो उपजीविका जो शोथ का नाम है, लेकिन ये शोथ का जो स्थान है वो क्या है, जिह्वा का मूल, यानी टंग का जो बेस वाला पार्ट है वहाँ पर शोथ होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, जो टोटल 19 टाइप्स ऑफ शोथ यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया उसका नाम जानना इम्पोर्टेंट है। साथ साथ इस शोथ में कौन सा दोष इन्वॉल्व हो रहा है वो जानना है, और शोथ का क्या स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस में दिया गया है कि पहले कफ वालों को दे रखा है फिर पित्त वालों को, उसी के सीक्वेंस में आपको याद भी करना है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं सबको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम है उपजीविका। ठीक है, तो उपजीविका जो शोथ है इसमें मेनली जो दोष इन्वॉल्व होता है वो कफ, यानी कि कफ जो है ऐसे शोथ में कुपित होता है और कुपित होकर के जिह्वा का मूल भाग यहाँ स्थान संश्रय करता है और वहाँ पे शोथ उत्पन्न करता है। तो इन दोनों को एक साथ समझते हैं, उपजीविका एंड गलसुंडिका। ठीक है, इन दोनों शोथ में जो मेन दोष इन्वॉल्व होता है कफ, यानी कफ कुपित होता है, जिसमें जो उपजीविका होगा उसमें जिह्वा के मूल भाग में, और गलसुंडिका में क्या होगा, काकल यानी तालु मूल भाग। ठीक है, इस डायग्राम में समझिए, ये हो गया टंग, टंग का जो ये मूल भाग है इसमें उपजीविका हो गया, यानी जिह्वा के ऊपर है उपजीविका, और गलसुंडिका में जो है तालु का मूल भाग जो पैलेट है, पैलेट का ये बेस वाला रीजन है, यहाँ पे शोथ उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसे ही दो शोथ हैं जिनका नाम गलगंड एंड गलग्रह है। इन दोनों में भी जो है कफ दोष कुपित होता है और गले के पर्टिकुलर जगह पे जाकर स्थान संश्रय करके वहाँ पे शोथ उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो गलगंड है उसमें कफ कुपित होगा और गले के बाहरी भाग में, ठीक है, गल बाह्य, गले के बाहरी भाग में जो ग्वाइटर टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, घेंगा रोग टाइप का, तो वहाँ उत्पन्न करता है। ये हो गया आपका गलगंड। जबकि गलग्रह में क्या होता है, अंतरगल आ रहा है, गलगंड में आएगा गल बाह्य, गलग्रह में अंतरगल, यानी कि गले के अंदर वाले रीजन में जाकर के शोथ उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद जो है विसर्प एंड पीडिका, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। इन दोनों शोथ में जो है मेन दोष जो कुपित होता है पित्त होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है इन दोनों में कि इन दोनों में भले ही पित्त कुपित होता है, और कुपित पित्त एग्रेवेट होने के बाद कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद दोनों त्वचा में जाता है, स्किन में जाता है बॉडी के। ठीक है, चाहे विसर्प हो या पीडिका, यहाँ तक सिमिलर है। विसर्प पीडिका में पित्त कुपित हुआ, रक्त के साथ मिला और त्वचा में गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन ये है कि विसर्प में रक्त त्वचा में जाने के बाद प्रसरण होगा, फैलेगा स्किन में, जबकि पीडिका में क्या होगा, एक जगह पे स्थिर रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद जो है ये चार शोथ को एक साथ पढ़ते हैं, तिलक, पिपलू, व्यंग एंड नीलिका। ठीक है, इन चारों में जो मेन दोष एग्रेवेट होता है वो पित्त। ठीक है, इसमें भी पित्त कुपित होता है और रक्त में जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है पित्त का काम अब तक, लेकिन वहाँ जा कर के ये क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो अभी जो इसमें टेबल बनाया गया इसमें टोटल 16 टाइप ऑफ शोथ एक देशीय शोथ बताया, और उसमें यदि इन तीनों को भी ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तिलक के साथ। तो ये हो गया हमारा चारों का चारों, जिसमें पित्त एग्रेवेट होता है और शुष्क हो जाता है, सूख जाता है।
इसके बाद हम लोग संखक एंड ज्वरांतक शोथ इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। इन दोनों शोथ में भी जो दोष कुपित होता है वो पित्त होता है, चाहे संखक हो या ज्वरांतक। अब एक एक करके दोनों में देखते हैं। संखक मीन्स नाम से ही क्लियर है, इसमें शंख प्रदेश में शोथ उत्पन्न होगा, यानी कि पित्त कुपित होगा और शंख प्रदेश जो टेम्पोरल रीजन है यहाँ पर जाकर के शोथ उत्पन्न करेगा। ठीक है। ज्वरांतक शोथ में क्या है कि इसमें भी पित्त कुपित होगा और कर्ण के मूल भाग, ये कान है और कान का जो ये मूल भाग होता है यहाँ पे, इस जगह पे शोथ उत्पन्न होगा। ज्वरांत शोथ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज्वर के अंत में यानी फीवर होता है उसके एंड में ये शोथ होता है और ये असाध्य होता है। ठीक है। इसके लिए वर्ड आया दुर्जयो अंताय, असाध्य शोथ होता है। और संखक में एक वर्ड आया दारुण, ये भी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लीहा वृद्धि। ठीक है। इस शोथ में जो दोष कुपित होता है वो वात है। ठीक है। और वात कुपित होकर के जो प्लीहा का स्थान है यानी स्प्लीन का जो साइट है वहाँ पर जा कर के, ऐसे तो लिखा है कि प्लीहा को अपने स्थान से हटा देता है, लेकिन एक्चुअल में हटाता नहीं है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। जो स्प्लिनोमेगली का केस है ना वो होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गुल्म। ठीक है। तो गुल्म के लिए जो इसमें श्लोका दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कीजिएगा। ये गुल्म का एक्चुअल डेफिनेशन है, निदान स्थान में ये डेफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन गुल्म के लिए इसी का जो श्लोका दिया वो डेफिनेशन है। यस्य वायु प्रकोपितो गुल्म स्थाने अवतिष्ठते सोफम शशूलम जन्यन गुल्म तस्य उपजायते। ठीक है। आप बुक से श्लोका याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेन दोष जो है वात होता है, वात कुपित होगा और जो गुल्म स्थान है, यहाँ कोष्ठ दे रखा है लेकिन 5 गुल्म स्थान आप जानते हैं, हृदय, बस्ती, नाभि एंड दोनों पार्श्व, उस जगह पे स्थान संचय करके वहाँ पे शोथ उत्पन्न करेगा। इसके बाद है वृद्धि रोग। वृद्धि रोग में भी जो दोष कुपित होता है वो वात होता है और वात कुपित होकर के वंचन से वृषण तक, ठीक है, वंचन प्रदेश में शोथ के साथ शूल भी उत्पन्न करेगा और वहाँ से वृषण तक जाएगा। ये बेसिकली हाइड्रोसिल से कोरिलेटेड है। वंचन प्रदेश से होते हुए वृषण टेस्टिस में जाता है और वहाँ पे शोथ उत्पन्न करता है। बेसिकली इन दोनों में, कोष्ठ और वंचन दोनों में श्लोका में सोफम शशूलम आया है, दोनों में शोफ के साथ साथ शूल भी हो रहा है। इसके बाद जो है ये दोनों उदर रोग एंड आना है एक साथ पढ़ते हैं। इन दोनों में वात कुपित होता है, ठीक है, और दोनों में शोथ कुक्षी वाले रीजन में होता है। यहाँ तक तो सिमिलर है, डिफरेंशिएशन जानते हैं। उदर रोग में क्या होगा, उदर मीन्स एब्डोमेन जान रहे हैं, तो एब्डोमेन वाले रीजन में कुक्षी आ जाता है। तो कुक्षी रीजन में क्या होता है, मीन्स कुक्षी के अंडर एब्डोमेन भी आते हैं, ये है। तो ये उदर रोग में कुक्षी में शोथ इस सेंस में उत्पन्न होता है कि त्वक और मांस यानी स्किन एंड मसल्स, इसके बीच में वात जाएगा और उत्सेद उत्पन्न करेगा, उभार उत्पन्न करेगा, शोथ उत्पन्न करता है उदर में। अनाह में भी वात प्रकोपित हुआ और कुक्षी में शोथ उत्पन्न करेगा। लेकिन अनाह में क्या होगा कि वायु एक जगह कुक्षी में जाकर के स्थिर हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अधिमांस, अर्बुद एक्सेट्रा। इन सभी में कॉमन क्या चीज़ होता है कि उत्सेद होता है सभी में कहीं ना कहीं, यानी कि उभार होता है। इसीलिए इन सभी को क्या है कि शोथ में कंसीडर किया है। इसमें मेनली कौन सा दोष इन्वॉल्व होता है वो श्लोका में तो नहीं दिया है, लेकिन इसके विमर्श में बताया है कि वात आदि दोष। वात आदि दोष करने का मतलब वात, पित्त, कफ कुछ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जो सबसे लास्ट शोथ है वो है रोहिणी, ठीक है। रोहिणी में जो मेन दोष इन्वॉल्व होता है वो तीनों बताया है, वात, पित्त एंड कफ, ठीक है। और वात, पित्त, कफ कुपित होकर के कौन से स्थान में संचय करेगा, कहाँ पे शोथ उत्पन्न होगा, तो वो है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल यदि आपको याद होगा तो सबसे पहला शोथ जो उपजिह्विका था उसमें भी शोथ का स्थान जिह्वा मूल ही था, लेकिन उसमें जो दोष इन्वॉल्व था वो सिर्फ कफ था और इसमें वात, पित्त, कफ तीनों है, ठीक है। तो रोहिणी के बारे में और भी बात बताया है कि रोहिणी ये शीघ्र ही मारक टाइप का होता है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि तिरिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम, यानी कि इसके जीने की जो परम अवधि है ना वो 3 रात यानी 3 दिन या 3 रात जो भी कहें, बस उतना ही दिन तक वो पर्सन जीवित रहेगा यदि ये शोथ हो गया तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मर ही जाएगा, यदि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो जल्दी भी ठीक हो जाता है, वो भी इसी श्लोका में दिया गया है आगे। तो इसका जो है मॉडर्न कोरिलेशन आप डिप्थीरिया से कर सकते हैं। ये हो गया एक देशीय शोथ।
अब इसे याद करने के लिए आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का नेमोनिक्स बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ कफ वाले में देखें तो कफ में टोटल 4 सोत हैं एक देशीय में, जिसमें सभी में गल आया, गलगंड, गलग्रह, गलसुंडिका 3 और एक उपजीविका एक्स्ट्रा में है। तो ये चारों कफ में हो गए। ऐसे ही पित्त में टोटल कितने आ गए आप यहाँ 2, 4, 6 एंड 2, 8, टोटल 8 सोत हो गए पित्त वाले में, जिसमें मेनली सारे के सारे स्किन वाला ही आ गए। जैसे कि स्किन डिजीज में विसर्प हो गया, पीडिका हो गया, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका। 2 एक्स्ट्रा है संखक एंड ज्वरांतक सूत। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी नेमोनिक्स बना लें। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट सब हेडिंग व्याधि, जो व्याधि का भेद है उसके बारे में। तो व्याधि भेद साध्य या असाध्यता के आधार पर आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक साध्य है, दूसरा असाध्य। फिर इसी में जो है मृदु एंड दारुण, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो वो टोटल 4 टाइप्स के, साध्य में मृदु साध्य एंड दारुण साध्य एंड असाध्य में मृदु असाध्य एंड दारुण असाध्य हो गए। जिसको मृदु साध्य को हम सुख साध्य से जानते हैं, दारुण को कृच्छ साध्य से, मृदु असाध्य को याप्य से एंड दारुण असाध्य को अनुपक्रम या प्रत्याख्य से, ठीक है। जो सुख साध्य है वो आप जानते हैं कि वो इजीली ट्रीट हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा बेसिक ट्रीटमेंट का ज़रूरत ना भी हो तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। जो कृत साध्य है उसमें थोड़ा सावधानी बरतना होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए टाइम पे तो वो ठीक हो जाता है। जो मृदु असाध्य यानी याप्य कैटेगरी में आता है उसमें जो है, अच्छा हाँ, कृत साध्य का आप एग्जाम्पल में अभी ये रोहिणी को भी जान सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है ना रोहिणी सबसे लास्ट में, वो आ जाएगा। याप्य कैटेगरी में आपको जो आ जाएगा वो तमक श्वास आ जाएगा। एंड सबसे लास्ट जो है अनुपक्रम यानी प्रत्याख्य। तो अनुपक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अब कैसा भी 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट लगाया जाए वो पेशेंट नहीं बचेगा, अब कोई उपक्रम नहीं है। एंड प्रत्याख्य इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है रोगी को एंड रोगी के जो परिजन को है क्लियर बोल दिया जाता है कि हाँ भाई अब ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको उसके लिए ये वर्ड प्रत्याख्य आया है। जो याप्य है उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट श्लोका में और अच्छे से डिफाइन किया है। सुसाध्वपि कृतु येषां कर्म यात्रा कर्म भवेत, ठीक है, कर्म यात्रा कर्म भवेत। तो सुसाध्वपि यानी कि उसको श्रेष्ठ चिकित्सक के द्वारा यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, अच्छे फिजिशियन अच्छे डॉक्टर के थ्रू, और वो जो है जो भी आहार विहार है उनको प्रॉपर वे में फॉलो करे तो वो सामान्य जीवन कर्म को करता रहता है। यापी के लिए जो है आपको विमर्श में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन एक दिया है। जैसे कि कोई छत है और छत को एक पिलर के सहारे यदि खड़ा किया जाए तो जब तक पिलर है तब तक ये छत जो है टिका हुआ रहेगा, लेकिन जिस दिन पिलर को हटा दिया जाए छत नीचे गिर जाएगा। वही चीज़ इसमें होता है यहाँ पे में, यानी कि जब जो भी वो पर्सन आहार विहार को जो प्रॉपर वे में जब तक लेता रहेगा उस पिलर के समान वो उसका लाइफस्टाइल जीवन अच्छे से रहेगा, लेकिन जिस दिन वो आहार विहार को छोड़ेगा पुनः उसी वेग के साथ जो है वो रोग उस पर्सन को हो जाएगा। इसके बाद ये बताया गया है कि रोग जो है असंख्य तरह के होते हैं, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक भी दिया है। तो इस श्लोका में आप जानिए कि तु एव अपरिसंख्य, अपरिसंख्य यानी असंख्य, अविद्यमानानां भवति ही रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान एंड नाम। इन सभी के भिन्नताओं के आधार पर रोग बता रहे हैं कि असंख्य होते हैं। कैसे होते हैं, 1-2 एग्जाम्पल से समझे। रुजा का मतलब होता है पेन, दर्द। तो किसी में तोदवत होता है, किसी में भेदवत, किसी में छेदन कर्तन, ऐसे पीड़ा होता है। तो अलग अलग तरह का पेन होगा अलग अलग डिजीज में, तो उस हिसाब से हम बहुत सारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। वर्ण में भी यदि आप देखें तो नील, पित्त, कृष्ण, अलग अलग वर्ण हो जाता है वो अफेक्टेड एरिया का। समुत्थान यानी कि निदान, उसके बेसिस पे भी आप यदि देखें तो कोई रुक्ष भोजन से, रात्रि जागरण से, तो किसी भी तरीका का निदान होने की वजह से रोग होगा। स्थान में कि कौन से स्थान पे हुआ है, संस्थान हो गया जैसे गुल्म, अर्बुद, इन सब में देख लिया जाए, ठीक है। नाम वाले में भी आप यदि देखें तो कोई एक डिजीज जैसे यक्षमा के बारे में यहाँ बताया है, तो यक्षमा को कहीं राजयक्षमा, कहीं शोष, कहीं क्षय, अलग अलग नाम से जानते हैं ना। तो उस बेसिस पे क्या हो गया, रोग असंख्य टाइप के हो गए। तो अनकाउंटेबल है, इसको तो काउंट कर नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे याद रखा जाए। तो उसको स्थूल रूप से बताया गया है कि हाँ ग्रोसली कुछ डिजीज का कलेक्शन किया गया है जिसको हम याद कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि इसके
नेक्स्ट चैप्टर जो है अष्टोदरीय अध्याय के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि रोग यहाँ बताया है असंख्य, लेकिन हमको काउंट भी करना है रोग को, तो स्थूल रूप से जो है कुछ रोग के बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर अष्टोदरीय अध्याय में बताया। व्यवस्था करणम तेषाम यथा स्थूलेषु संग्रह, यानी कि रोगों की गणना व्यवस्था के लिए ही इसके अगला चैप्टर आया अष्टोदरीय, जहाँ अच्छे से जानेंगे। तथा प्रकृति सामान्यम विकारेषु उपदिश्यते, ठीक है, जो प्रकृति सामान्य विकार है उसको भी बताया गया। वात पित्त कफ के जो नानात्मज विकार हैं। जो अष्टोदरीय अध्याय है उसमें तो मेनली सामान्य विकार के बारे में बताया। इसके बाद वाले जो चैप्टर है 20 चैप्टर, उसमें नानात्मज विकार के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो आगे ये कह रहा है कि सभी विकारों का नामकरण संभव नहीं है। अब जितने तरह के डिजीज है सभी का नाम रखना और याद रखना दोनों भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी चिकित्सक है तो इसको इस चीज़ के लिए असेम्ड फील, लज्जा फील होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है त्रिविध बोध्य संग्रह, ठीक है। त्रिविध मीन्स 3 तरह के जो है बोध्य संग्रह बताने वाले हैं। तो ये क्या बताएंगे? ये चिकित्सा के लिए रास्ता बताएंगे कि 3 चीज़ जानना जरूरी है अच्छा ट्रीटमेंट के लिए। वो क्या है कि रोग की क्या प्रकृति है, यानी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, या फिर कोई भी मानसिक दोष है तो रजतम क्या है, उन सब को। फिर उसका अधिष्ठान की विभिन्नता, जैसे गुल्म ही जानते तो गुल्म का 5 अधिष्ठान होता है ना, हृदय, बस्ती, नाभि, दोनों पार्श्व, इन सब को जानना। साथ साथ समुत्थान विशेष, यानी कि उसके क्या लक्षण वगैरह हैं, इन सभी को जानकर यदि चिकित्सा किया जाए तो वो पर्सन, वो चिकित्सक किसी भी तरह से मोह और अज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट बहुत सही होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, बीमारी की शांति, रोग की शांति होगी। तो ये 3 चीज़ जो है इन्हें बोध संग्रह कहते हैं, त्रिविध बोध संग्रह। ये बताते हैं कैसे चिकित्सा करना और चिकित्सा के लिए क्या ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अब त्रिविध बोध संग्रह का सबसे पहला पॉइंट ये जानना था कि रोग की प्रकृति है वो जानना है। तो रोग की प्रकृति के लिए हमें दोष की प्रकृति जानना होगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि दोष की प्राकृत और वैकृत क्या लक्षण है, एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं वात के प्रकृत कर्म से, ठीक है। तो वात का प्रकृत कर्म ये श्लोक का वैसे तो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में, नहीं भी याद है तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया उत्साह, उच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, धातु गति सम मोक्षो गति मतम, वायु कर्म, अविकारजम। अविकार यानी प्राकृत वायु का ये सारा लक्षण है। क्या क्या है? तो उत्साह, उत्साह का मतलब क्या हुआ? एंथ्यूसिज्म, मीन्स कार्य करने की इच्छा जो होती है वो बनाए रखना। देन उच्छ्वास हुआ एक्सपायरेशन एंड निःश्वास हुआ इंस्पिरेशन। ओवरऑल क्या हुआ? रेस्पिरेशन। देन चेष्टा, चेष्टा मीन्स शारीरिक एंड मानसिक दोनों चेष्टा मेंटेन रखना। देन धातु गति समय, जो भी धातु हैं रस रक्त मांस में उनके गति को क्या है? साम्य अवस्था में रखना। देन समो मोक्षो गति मता, यानी कि जो गतिशील मल मूत्र है इन सभी के वेग को मोक्ष करना, बाहर निकालना, साम्य अवस्था में ला करके बाहर निकालना। ये सारे के सारे प्राकृतवाद के कर्म हैं, ठीक है। अब इसी में जो वात के जो 5 टाइप्स होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान एंड अपान, उनका भी जो है लक्षण इसी में इंक्लूड कर देते हैं। जो उत्साह हो गया वो हो गया उदान वायु का काम, उच्छ्वास एंड निःश्वास प्राण वायु का काम, चेष्टा हो गया व्यान वायु का काम, धातु गति समा हो गया समान वायु का, समो मोक्षो गति मताम ये हो गया अपानवाद का काम। नेक्स्ट प्राकृत पित्त के जो है कर्म है वो जानते हैं, ठीक है। तो इसमें है दर्शनम, पक्ति, उष्मा च, क्षु तृष्णा, देह मार्दवम, प्रभा प्रसादो, मेधा च, पित्त कर्म अविकारजम, यानी कि अविकार यानी कि प्राकृत पित्त के ये सारे कर्म है। क्या क्या है? दर्शन यानी कि देखना, पक्ति यानी कि खाना को, भोजन को पचाना, उष्मा हीट टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, छू एंड तृष्णा दोनों यानी भूख प्यास ये दोनों लगाना, देह का मार्दव करना यानी कि जो शरीर है उसमें कोमलता लाना, एंड प्रभा कांति जो लश्चर है वो बनाए रखना, साथ साथ प्रसाद यानी कि मन को प्रसन्न रखना, एंड मेधा, मेधा हो गया वो इंटेलिजेंस, स्मरण शक्ति, इन सबको धारण शक्ति को बनाए रखना। ये जो प्राकृत पित्त के कर्म हैं। अब फिर से जो है पित्त भी जो है 5 तरह के होते हैं, पाचक, रंजक, आलोचक, साधक एंड भ्राजक, ठीक है। तो इसी में सभी का फंक्शन देख लेते हैं। जो दर्शन देखने का काम हो गया वो हो गया आलोचक पित्त का,
ठीक है। उसके बाद जो है भूख प्यास को लगाना यानी छू तृष्णा, इसके साथ साथ जो पक्ति खाने के बाद उसका पाचन करना, ये दोनों काम जो हो गया पाचक पित्त का, ठीक है। अब खाना का पाचन हो गया तो आहार से आहार रस बना, रस से रक्त बना और रक्त पूरे बॉडी में जाएगा ब्लड, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हो जाएगा रंजक पित्त का, ठीक है। देन भ्राजक पित्त जो है स्किन में होता है, तो कथम भ्राजकम भ्राजनम त्वचा, तो बॉडी का जो स्किन का जो है सॉफ्टनेस, लस्चर यानी देह मार्दव एंड प्रभा, ये दोनों काम हो गया भ्राजक पित्त। एंड लास्ट जो है प्रसाद एंड मेधा यानी मन प्रसन्न रखना और स्मरण शक्ति, धारण शक्ति ये बनाना, ये हो गया साधक पित्त का कर्म। एंड इसके बाद जो है कफ के प्राकृत कर्म, उसके बारे में जानते हैं। तो कफ के प्राकृत कर्म में बताया स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृषता बलम क्षमा धृति अलोभश्च, नोट लोभ, अलोभश्च कफ कर्म अविकारजम, यानी अविकार जो प्राकृत कर्म है, जो विकृत कर्म कफ नहीं है, उसका कर्म के बारे में बताया है। तो क्या क्या है? स्नेह यानी कि स्निग्धता लाता है, शरीर में स्निग्धता को बनाए रखता है। स्निग्धता की वजह से क्या होगा? बंधन होगा, यानी जॉइंट्स को जो है स्थिर रखेगा, बांध के रखेगा, ठीक ठाक रखेगा एंड स्थिर रखेगा। स्थिर रखेगा इन द सेंस कि डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स वगैरह जो है नहीं होने देगा। बॉडी में जो हैवीनेस लाता है वो कफ का तो कर्म है ही। गौरव वृषता हो गया, क्या हुआ? वृश्यकर, वाजिकर हो गया, बल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को। साथ साथ क्षमा धृति एंड ऑलोव यानी कि क्षमा करने या लोग या लायक बनाता है पर्सन को, सहन शक्ति बढ़ाता है। धृति यानी कि धीरता जो है, पेशेंस लाता है। अलोभश्च यानी कि वो पर्सन लोभ नहीं करता है। ये सारा जो है स्वाभाविक कफ का जो है ये सारा कर्म हो गया। तो अब तक हम लोग जो है तीनों दोषों का जो है प्राकृतिक कर्म जाने थे। अब जो है विकृत कर्म जानेंगे। तो विकृत दो तरह से होगा, या तो छीन हो जाएगा या फिर वृद्धि होगा। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो छीन दोष का क्या लक्षण बताया कि कर्मणः प्रकृतात हानि वृद्धि व अपि विरोधिना, यानी कि जो प्राकृतिक कर्म है उसमें वो हानि हो गया तो वो छीन का लक्षण होगा, या फिर उसका जो विरोधी कर्म है, अपोजिट कर्म है, उसमें वृद्धि हो गया तो वो भी छीन दोष का लक्षण है। कैसे है तो उसको यहाँ समझते हैं। जैसे कफ है तो कफ का प्राकृतिक कर्म क्या बताया? स्नेह, स्निग्धता। तो यदि प्राकृतिक कर्म में हानि, स्निग्धता में हानि हो गया यानी कि स्निग्धता घट गया तो क्या हुआ? कफ का छीन लक्षण है। या फिर विरोधी में वृद्धि हो गया तो स्निग्ध का विरोधी अपोजिट क्या हुआ? रुक्ष। तो रुक्षता में क्या हो गया? यहाँ वृद्धि हो गया तो भी जो है यानी कि कफ का छीन हो गया। प्राकृत में हानि और विरोधी में वृद्धि हुआ तो वो छीन दोष का लक्षण हुआ। तो इसके बाद इसका वृद्धि लक्षण देख लेते हैं। तो वृद्धि लक्षण में क्या बता रहा है? दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम, जो प्राकृतिक कर्म है, प्राकृतिक गुण है, उनमें वृद्धि होना ही दोष वृद्धि का लक्षण है। ऐसे ही कप से इसको भी समझते हैं कि कप का प्राकृतिक कर्म स्नेह, स्निग्धता है। तो स्निग्धता मान के चलिए 20% है और ये बढ़ करके 50% हो गया तो प्राकृतिक कर्म में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। स्निग्धता है यहाँ भी लेकिन बढ़ के ज़्यादा हो गया तो ये दोष वृद्धि का लक्षण है, ये प्रकृति नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है और इस चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। आंसर मैं फिर से प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रेफरेंस दे रखा है, आप इसको बुक से देख करके सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ जो लास्ट में ये 3 BHU ये सब लिखा रहता है, ये किसी न किसी एंट्रेंस PG में या फिर MO के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व करके आप भेज सकते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन है 12, 13 एंड 14 एंड इसके बाद ये 15। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत गलती हुई हो, कुछ करेक्शन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे औरों को फ़ायदा हो और मेरा भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। एंड ठीक है, आप देखिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।